देखिए 7 बज गए, टाइम हो गया, अपन शुरुआत करेंगे। सब लोग अपने आप आते रहेंगे। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पढ़ रहे थे अपन, इसका अध्याय 5। जो अध्याय 5 है आपका राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित है। अध्याय 5 अध्याय, इसमें धारा पुनः 21 पढ़ रही थी। धारा 21 थी जो राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित थी। धारा 21 का संबंध किससे था? राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन से। आज अपन पढ़ेंगे धारा 22, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। सेक्शन 22 से शुरू करेंगे। सेक्शन जो 22 है वो कहता है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, धारा 22 कैसे संबंधित है? राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए कौन नियुक्ति करता है, पहले ये देखेंगे। राज्यपाल करता है। देखिए पहला क्लॉज कहता है राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि राज्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा, बस इतना याद रखना है। अधिपत्र, अब जो ये बात तो हम जानते हैं कि जब राज्यपाल नियुक्ति करेगा तो उस पर अपना जो भी अधिपत्र है, अधिपत्र मतलब अधिकार पत्र उनको दिया जाएगा, उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर वगैरह होंगे, ये तो जानते हैं। तो इन पे नियुक्ति कौन करता है? राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बस आपको इतना याद रखना है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती। किस धारा में की जाती? धारा 22(1) में। ठीक है, एक इसलिए कहते हैं जैसे तो 22 तो है ही, अगर और भी ज्यादा डीपली पूछे तो 22(1 है ना। 22 का पहला क्लॉज में उसकी नियुक्ति होती है। अब लेकिन लिखा है नीचे परंतु है इसमें, जैसे उसमें था आयोग में वैसा यहाँ भी परंतु है कि जब राज्यपाल नियुक्ति करता है तो एक समिति की सिफारिश पर करेगा। तो वो समिति में कौन कौन होंगे ये देखिए। परंतु कहता है इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशों पर प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। तो राज्यपाल नियुक्ति तो करता है लेकिन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? समिति की सिफारिश, समिति की सिफारिश पर करता है। समिति की सिफारिश पर सिफारिश, बस इतना ही ठीक है। तो समिति की सिफारिश पर क्या करता है? वो नियुक्ति करता है। और समिति किन किन से मिलकर बनेगी वो नीचे दिया है कि समिति किन किन से मिलकर बनेगी। पहला है इसमें ए, समिति में कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री। आयोग की जब बात करें तो वहां कौन था? प्रधानमंत्री। चूंकि राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये कौन होगा? अध्यक्ष। ये कौन होगा? अध्यक्ष होगा। वहां अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। आयोग जो राष्ट्रीय आयोग था वहां अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। और राज्यों में कौन होता है अध्यक्ष? मुख्यमंत्री। बस इतना याद रखना है आपको कि जब राज्य की बात आती है तो अध्यक्ष हो जाता है मुख्यमंत्री, और जब केंद्र की बात कर रहे थे तो वहां अध्यक्ष कौन था? वहां पे अध्यक्ष था प्रधानमंत्री। इतना अंतर। अब देखिए समिति की बात करें, इसके अलावा सदस्य हैं अन्य। सदस्यों में कौन कौन शामिल है? इसमें लिखा है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। और केंद्र में कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। तो यहाँ कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष। ये भी क्या होगा? ये सदस्य होगा, सदस्य के रूप में। और बाकी जितने भी वो सदस्य होंगे, है ना, तो सदस्य के रूप में होंगे। तो एक विधानसभा का अध्यक्ष होगा जो क्या होगा? सदस्य होगा। और केंद्र के मामले में कौन था? संसद, वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर जिसको कहते हैं वो। और राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष होता है। बस इतना अंतर है। आगे लिखा है उन राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री। ये भी सदस्य होगा। गृह विभाग का भारसाधक मंत्री।
गृह विभाग का भार साधक मंत्री मतलब गृह मंत्री भी इसमें क्या होगा, सदस्य के रूप में होगा। केंद्र का गृह विभाग का भार साधक मंत्री था, वो भी सदस्य के रूप में होता है। ठीक है। आगे देखिए डी क्या कहता है। डी कहता है विधानसभा में विपक्ष का नेता। कहां पे, विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विपक्ष का नेता का को भी इसमें सदस्य के रूप में रखा जाता है। केंद्र में भी विपक्ष के नेता को रखा जाता है। वहां लोकसभा का विपक्ष का जो नेता होता है उसको रखा जाता है। राज्य की बात करें तो यहाँ जो विधानसभा, राज्य में विधानसभा होती है तो विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसको रखा जाता है। किसके रूप में, सदस्य के रूप में रखा जाता है। परंतु लिखा है, परंतु यह और की जहां किसी राज्य में विधान परिषद है वहां उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति का सदस्य होगा। ये कह रहा है परंतु। परंतु का मतलब है कि देखिए विधान परिषद हर जगह तो है नहीं है, केवल 4 या 5 स्टेटों में है। तो जिन जिन स्टेटों में भी विधान परिषद है, विधान परिषद, वहां पे वहां का जो इसमें लिखा है विधान परिषद है तो उस परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता। अगर विधान परिषद है तो वहां का सभापति और विपक्ष का नेता को भी क्या रखा जाएगा, सदस्य के रूप में रखा जाएगा। अगर किसी स्टेट में विधान परिषद है तो, है ना। तो अगर जैसे यूपी में विधान परिषद होती है तो वहां पे सभापति, जो विपक्ष विधान परिषद है वहां का सभापति और विपक्ष का नेता होगा, उसको भी सदस्य के रूप में रखा जाएगा। तो जहां भी विधान परिषद होगी वहां पे, ठीक है। परंतु इसमें एक और है, एक और परंतु लिखा है इसमें। परंतु कहता है, परंतु यह और कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है कि भैया उच्च न्यायालय की बात कह रहा है कि जब न्यायालय की बात आ जाती है, उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या फिर कोई जिला न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी हो सदस्य के रूप में, इनकी नियुक्ति अगर सदस्य के रूप में करनी हो तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। अगर न्यायाधीश की किसी नियुक्ति करनी हो, हाई कोर्ट का कोई आसीन न्यायाधीश हो या कह लीजिए जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, अगर इनकी नियुक्ति सदस्य के रूप में करनी हो तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसके परामर्श से ही इनकी नियुक्ति सदस्य के रूप में की जाएगी। तो ये तो कॉमन बात है, जब न्यायालय के न्यायाधीशों की बात आती है तो हाईकोर्ट के परामर्श की आवश्यकता ही होती है। तो यही बात यहाँ लिखा है कि जब अगर हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना हो सदस्य के रूप में, आसीन न्यायाधीश को, या किसी जिला न्यायाधीश को नियुक्त करना हो सदस्य के रूप में, तो फिर किसकी अनुमति ली जाएगी, फिर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है उनसे परामर्श लिया जाएगा, उनकी परामर्श से ही उनकी नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं। आगे लिखा है यही है। अब इसके बाद दूसरा क्लॉज है इसमें, सेकंड क्लॉज क्या कहता है देखिए। सेकंड क्लॉज कहता है राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविद्यमान नहीं होगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है। तो ये तो आप वहां भी था, यहाँ भी है कि रिक्ति के आधार पर जो भी नियुक्ति वगैरह हुई है वो अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। मान लीजिए कोई भी रिक्ति थी, कोई भी गड़बड़ी थी, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए ये नहीं था, विपक्ष का नेता नहीं था, या ये नहीं था, या कोई अन्य सदस्य नहीं था, या ये नहीं था, तो केवल इस आधार पर जो अन्य नियुक्तियां होती हैं वो अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी। रिक्ति के आधार पर, बस रिक्ति पर्याप्त है। तो रिक्ति के आधार पर जो भी नियुक्तियां होती हैं, अगर मान लीजिए समिति में कोई रिक्ति थी, कोई पद की रिक्ति थी, कोई पद खाली था और किसी अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर ली जाती है ना, तो वो रिक्ति के आधार पर जो है नियुक्ति होती है वो अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। किनकी नियुक्ति अविधिमान्य नहीं समझी, राज्यपाल जो अध्यक्ष वगैरह सदस्य वगैरह की नियुक्ति करता है ना। अब मान लीजिए समिति में किसी की कमी थी और राज्यपाल ने कोई नियुक्ति की, उसमें मान लीजिए ये नहीं था उस समय, या मान लो उस समय गृह मंत्री का पद ही जो है खाली था, ऐसे में राज्यपाल ने किसी जो राज्य आयोग है उसके सदस्यों में से किसी की नियुक्ति की, तो केवल इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये नियुक्ति अवैध हो गई है, ठीक है ना। तो वो नियुक्ति गलत नहीं होगी। केवल रिक्ति के आधार पर कोई भी नियुक्ति जो होती है वो विधि विरुद्ध नहीं मानी जाएगी। अगर समिति में कोई कमी है, कोई पद रिक्त है,
तो भी जो नियुक्ति होगी वो विधिमान ही होगी। इसके बाद देखिए आप धारा 23। धारा 23 त्याग पत्र से संबंधित है। धारा 23 का से संबंधित है त्याग पत्र से। राज्य आयोग के अध्यक्ष और किसी सदस्य का त्याग पत्र और हटाया जाना, और हटाया जाना। ये कैसे संबंधित है? अध्यक्ष जो है और सदस्य उनको हटाने से संबंधित है, साथ ही साथ त्याग पत्र से भी संबंधित है। अगर वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना पद क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। एक मिनट। तो देखिए त्याग पत्र हटाया जाना, ठीक है। ये देखिए क्या कहता है, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्याग पत्र हटाया जाना। पहला देखिए ये क्या कहता है। पहला कहता है राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो अगर राज्य आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य, दोनों के बारे में कह रहा है, चाहे अध्यक्ष अपना पद छोड़ना चाहता हो या कोई सदस्य अपना पद छोड़ना चाहता हो, तो किसको संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है? राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको? राज्यपाल। ये याद रखना है कि राज्यपाल को संबोधित करते हुए वो अपना पत्र लिखेगा और उस पत्र के माध्यम से वो क्या कर सकता है? अपने पद को त्याग सकता है। अगर किसी को लगता है कि अब उसको उस पद पे नहीं रहना है, वो पद को त्यागना चाहता है, तो राज्यपाल के नाम पर एक पत्र लिखकर वो अपना पद को क्या कर सकता है? राज्यपाल को संबोधित करते हुए, जो भी वजह होती, कोई भी वजह हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई भी वजह हो सकती है, उसकी पर्सनल वजह भी हो सकती है। तो वो अब किसी भी वजह से वो क्या कर सकता है? अगर उसे लगता है कि उस पद पर उसको नहीं रहना चाहिए, तो उस राज्यपाल को संबोधित करते हुए पत्र लिखेगा और उस पत्र के माध्यम से वो अपने पद को क्या कर सकता है? त्याग सकता है अपने पद को। तो ये याद रखना है, किसको संबोधित करेगा? राज्यपाल को। राज्य की बात हो रही ना, तो यहाँ राज्यपाल को संबोधित करते हुए, चाहे वो अध्यक्ष हो और सदस्य, दोनों के मामले में एक ही बात है। अध्यक्ष भी किसे लिखेगा? राज्यपाल को। और सदस्य रहेगा तो वो भी किसको लिखेगा? राज्यपाल को, अपने हस्ताक्षर सहित। तो ये तो जानते हैं जब पत्र लिखा जाएगा तो उसमें कारण वगैरह जो भी है वो उसके त्यागने के वो कारण लिख देगा, हस्ताक्षर करेगा और राज्यपाल को अपना लेटर भेज देगा। और इस तरीके से वो क्या कर सकता है? अपना पद त्याग सकता है। इसमें फिर 1A और है। 1A, 1A क्या कहता है? 1A क्या कहता है? 1A कहता है उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या समर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है। यथा स्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। ये क्या कह रहा है? पहला ये हटाने के बारे में कह रहा है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को, अध्यक्ष और सदस्य की बात कह रहा है, अध्यक्ष या सदस्य। वहां पहले वाले क्लॉज में इन्होंने त्याग पत्र दिया, स्वयं ही अपना पद त्याग दिया। अब ये कह रहा है कि भाई अध्यक्ष या सदस्य को अगर हटाना हो तो किस प्रकार से हटाएंगे? तो इसमें लिखा केवल साबित कदाचार। ये भी याद रखना, केवल, केवल शब्द लिखा है, मतलब केवल एक ही रीजन है इनको हटाने का। अगर इनको पद से हटाना तो एक ही रीजन है, साबित कदाचार। साबित कदाचार, ये याद रखना है आपको, साबित कदाचार। कदाचार मतलब अपने पद का इन्होंने कोई दुरुपयोग किया है, केवल उसी आधार पर इनको इनके पद से हटाया जाएगा अगर वो भी साबित हो जाता है। तो अगर कदाचार जो इनका पद से जुड़ा हुआ है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अगर इस तरीके का साबित हो जाता है तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। साबित कदाचार या असमर्थता। असमर्थता तो आप जानते ही कि भैया काम करने योग्य ही नहीं बचे हैं, इस तरीके के आधार असमर्थता। दो आधार हैं, असमर्थता। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है
कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनको अध्यक्ष या सदस्य को उनके पद से हटाया जा सकता है। आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से, तो किसके आदेश से हटाया जाएगा, यहाँ थोड़ा सा याद रखना, राष्ट्रपति के आदेश से, याद रखेंगे राष्ट्रपति के आदेश से। इनको त्याग पत्र तो ये राज्यपाल को दे रहे हैं, लेकिन इनको हटाया जाएगा राष्ट्रपति के आदेश से। और जांच कौन करेगा, ये भी याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की। राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय द्वारा, मतलब याद रखेंगे कि इसको पद से कौन हटाता है, राष्ट्रपति। पद से हटाने की शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को। और जो इनकी साबित कदाचार असमर्थता है, ये इसकी जांच कौन करेगा, इसकी जांच करेगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, उच्चतम न्यायालय। इनके साबित कदाचार और असमर्थता की जांच कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। जब राष्ट्रपति को उसको पद से हटाना होगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति उसकी उच्चतम के न्यायालय के द्वारा क्या कराएगा, जांच कराएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट करेगा इनके जांच। जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग हाई कोर्ट लगा देते हैं, राज्यपाल लगा देते, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हाँ, त्याग पत्र देना है तो वो अपना राज्यपाल को ही देगा त्याग पत्र, ठीक है। लेकिन अगर उसको हटाने की बात हो रही है और किस आधार पर, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, तो उसको हटाएगा पद से कौन, राष्ट्रपति उसको पद से हटाएगा। उससे पहले राष्ट्रपति उनकी जांच कराएगा। किस बात की, साबित कदाचार और असमर्थता की जांच कराएगा राष्ट्रपति। तो जांच कौन करेगा, जांच भारत का सुप्रीम जो न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी। और जांच कौन कराएगा, राष्ट्रपति कराएगा। और कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। और पद से कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। भले ही राज्य आयोग का वो अध्यक्ष है या सदस्य है, तो अभी उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा क्लॉज इसका। दूसरा क्लॉज कहता है, उपधारा 1 का में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य ये कुछ आधार है दूसरे में जिनके, ये तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उसे हटाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर भी उसे पद से हटाया जा सकता है। ये कॉमन से आधार हैं, आप जानते हैं कि भैया दिवालिया हो गया है, दिवालिया लिखा है, दिवालिया हो गया है, मतलब दिवालिया न्याय निर्णित कर दिए गए, न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है। इस तरीके का अगर हो गया है तो भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा कहता है, इसमें ए है जी, दूसरा कहता है अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा है। तो सवेतन नियोजन में लगा है, नियोजन में लगा है, सवेतन नियोजन मतलब यहाँ पे अध्यक्ष वगैरह है या सदस्य वगैरह, इसके अलावा कोई अन्य कारोबार में जुड़ा हुआ है जिससे उसको लाभ हो रहा है ना। तो इस तरीके का अगर वो जुड़ा हुआ है, मतलब 2-2 काम 3-3 काम एक साथ कर रहा है, तो इस तरीके का अगर जुड़ा हुआ है तो भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे है, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हो गया है। मतलब अब उसकी मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति दोनों है, मानसिक या शारीरिक, शारीरिक स्थिति इस तरीके की नहीं रही है कि अब वो अपने काम को ठीक तरीके से कर पाए, तो इस आधार पर भी क्या किया जा सकता है, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य हो गया कुल मिला के, अब वो काम करने लायक ही नहीं बचा है, तो भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। विकृत चित्ती का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, मतलब पागल हो गया है, मतलब सीधा लिख लीजिए पागल हो गया है। और इसके बारे में न्यायालय ने घोषणा भी कर रखी है कि भैया ये पागल हो चुके हैं, ये व्यक्ति, इनको पागल करार दिया जा चुका है न्यायालय के द्वारा, तो भी उसको उसके पद से हटाया। अब जो पागल हो गया, स्वाभाविक सी बात है, अपना काम तो कर नहीं पाएगा, तो भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है किसी भी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादेश किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्बलित है। कैसा अपराध, मतलब किसी अपराध से में सिद्ध दोष ठहराया गया, उसे सजा भी हुई है, और जो राष्ट्रपति की राय में कैसा अपराध है, नैतिक अक्षमता से जुड़ा हुआ है। नैतिकता का मतलब होता है नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है, इस तरीके का गिर जाता है ना आदमी, वो कहते हैं। तो उस तरीके की कंडीशन वाला कोई अपराध अगर इसने किया है और राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इसमें नैतिक पतन शामिल है,
ऐसा कोई कृत्य किया है तो इन आधारों पर उसे उसके पद से, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है। तो कौन हटाता है? हटा तो आप आपने देखा ही है, यहाँ राष्ट्रपति लिखा है, तो राष्ट्रपति ही ऐसे जो सदस्य हैं उनको उनके पद से हटा सकता है। तो याद रखेंगे पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को। जांच कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन चीजें इसमें याद रखना है कि त्याग पत्र की बात होगी तो राज्यपाल को दिया जाएगा, हटाने की बात होगी तो राष्ट्रपति हटाएगा, और जांच की बात होगी तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आती है धारा 24, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। भाई ये कितने अवधि के लिए जो है अपना पद धारण करेंगे? तो कुछ लोगों का पुराना एक्ट होगा वो थोड़ा संशोधन कर लें, जो डेट अभी बताएंगे। पहले 5 वर्ष थी, अब 3 वर्ष हो गई है इनकी अवधि, तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लें, उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, उसको 3 साल कर लें आप। अब देखिए राज्य आयोग के सदस्यों की पदावधि, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, सेक्शन 24 पद अवधि। पदावधि है तो पदावधि कितनी होगी, मतलब कितने साल अध्यक्ष हो या सदस्य हो, कितने समय के लिए जो है पद धारण करेंगे। पहला देखिए इसमें क्लॉज, पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। दो चीजें इसमें करेक्शन हुई हैं, पुनः नियुक्ति वाली और 3 वर्ष, ये दो जो है 2019 एक्ट जो संशोधन हुआ उसके द्वारा दो चीजें, पहले पुनः नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते थे लेकिन अब पुनः नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कोई भी अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष कोई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से, जो पद ग्रहण करता है उसकी तारीख से कितने वर्ष के लिए पद धारण करेगा? 3 वर्ष के लिए, या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पूर्व हो जाए, मतलब जो भी पहले हो जाए। अगर 70 वर्ष पहले हो गए, भले ही उसने 1 साल किया तो भी वो रिटायर्ड हो जाएगा, है ना, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, दोबारा भी नियुक्त किया जाता है, पुनः नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन शर्त बस यही रहेगी 70 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। चाहे दोबारा नियुक्ति कर दो इनकी तो अभी ये 70 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम लिमिट है, 3 साल तो के लिए नियुक्त होंगे ये। और दूसरा ये कह रहा है कि भाई भले ही पुनः नियुक्ति हो या कुछ भी हो, इनकी आयु 70 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर 70 से ऊपर हो गए तो फिर पुनः नियुक्ति तो होगी ही नहीं। तो ये एज लिमिट का ध्यान रखना है कि भाई अगर एज लिमिट है तो दोनों में से एज लिमिट अगर है तो फिर पुनः नियुक्ति हो जाएगी। तो पुनः नियुक्ति के तो ये पात्र हैं अध्यक्ष, इसमें लिखा है 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? अपना पद धारण करेंगे। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष। पहले कितना अवधि थी? 5 वर्ष। 2019 से पहले की स्थिति देखें तो ये अवधि कितनी थी? 5 वर्ष। और पहले जो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते थे, है ना, अब होते हैं। 2019 से पहले नहीं होते थे, अब ये 2019 के बाद इन्होंने क्या कर दिया है, इनको पुनः नियुक्ति के लिए योग्य बना दिया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि एज लिमिट यहाँ वही रहेगी कि 70 साल से ऊपर नहीं। तो ये कह रहा है 3 वर्ष के लिए और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, है ना, उतने वर्ष के लिए ये क्या करेंगे? अपना पद धारण करेंगे। अध्यक्ष के बारे में, ये किसके बारे में? अध्यक्ष के बारे में। पहला क्लॉज काय से संबंधित है? अध्यक्ष से संबंधित। दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा, परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। दोनों सेम ही है, बस ये सदस्य के बारे में। जो बात ऊपर अध्यक्ष के लिए है सेम वही बात किसके लिए है? सदस्य के लिए, कि सदस्य भी जो है अपना पद जो धारण करेगा 3 वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा, लेकिन वो 70 वर्ष की आयु से अधिक अपना पद धारण नहीं करेगा। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 70 वर्ष की है, और जो सदस्य है वो भी पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। अगर सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति करना है तो उसको सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है एज की वो कितनी है? वो 70 वर्ष है, उसके बाद उसको पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, लेकिन मान लीजिए अगर उनकी एज बची हुई है तो ही होंगे, अगर लेकिन एज लिमिट निकल गई तो फिर कोई नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा, उन्होंने पूछा कि एक अध्यक्ष या एक सदस्य जिसकी आयु 70 वर्ष हो गई है, क्या वो पुनः नियुक्ति का पात्र होगा? नहीं होगा,
क्योंकि एज लिमिट फिक्स है ना। जब एज लिमिट हो गई 70 साल का हो गया तो फिर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं रह जाएगा वो, ठीक है ना। पुनः नियुक्ति का पात्र है अगर वो 70 साल से कम है तो पुनः नियुक्ति का पात्र है, लेकिन अगर एज उसकी 70 साल हो गई तो क्या वो पुनः नियुक्ति का पात्र रह जाएगा? वो फिर वो पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं रह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। तीसरा कहता है अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर ना रह जाने पर किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। ये कंडीशन है, किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा, किसी भी भारत में और राज्य में कि कहीं भी, भारत संपूर्ण भारत ही मान लीजिए, भारत या फिर किसी राज्य में भी, ऐसा नहीं कि कहीं अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर ना रहने पर किसी राज्य सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन, तो दोनों है, मतलब सीधा सीधा माने कि संपूर्ण भारत में कहीं भी वो किसी भी सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। मतलब अगर एक बार वो ये राज्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद ये समझ लीजिए फिर वो कहीं भी किसी भी सरकार के अधीन, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता जब तक वो जिंदा रहता है, ठीक है। इसीलिए है क्योंकि अब 70 साल के हो गए उसके बाद भी मुंह नहीं जा रहा है तो क्या करा जाए, है ना। तो ये कह रहा है कि भैया 70 साल के हो गए भैया, आप घर पे बैठो, अब आप कहीं किसी और लाभ का पद फिर धारण नहीं कर सकते। ये किसी भी भारत सरकार के, कोई चाहे भारत सरकार हो चाहे किसी अन्य स्टेट की बात हो, कहीं पर भी ये किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। फिर इसके बाद ये एक तरीके से इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, ये याद रखें। अब आगे देखें, आगे है धारा 25, सेक्शन 25। सेक्शन जो 25 है वो है कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ये तो आप जानते ही हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं जब सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। ये कह रहा है कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। सदस्य कैसे काम करेगा? अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ये आप जानते हैं कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं इसमें लिखा है, पहला देखिए। पहला कहता है अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। ये तो आप जानते ही कॉमन सी बात है कि मान लीजिए अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है ना, पद त्याग देता है, त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र दे देता है अध्यक्ष, है ना। और भी कई वजह हो सकती है कि कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं, अन्य कारण, अन्य उपयुक्त कारण होते हैं, कभी छुट्टी पे चला गया है ना, बहुत सारे कारण होते हैं, बीमार हो गया है, बहुत कारण होते हैं। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। तो इन कारणों पर, इनमें से किसी भी कारण होने पर जो अध्यक्ष है वो जो सदस्य है वो अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। लेकिन सदस्य तो बहुत से होते हैं, तो कौन सा सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम करेगा? तो इसमें लिखा राज्यपाल अधिसूचना द्वारा। कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। ये याद रखेंगे, राज्यपाल। कौन सा सदस्य अध्यक्ष के रूप में जो काम करेगा इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, अधिसूचना निकाल के। किसके द्वारा? अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना द्वारा। देखिए हटा रहा था राष्ट्रपति, है ना, हटाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए उसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना हो तो कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। कैसे नियुक्त करता है? अधिसूचना निकाल के करता है कि कौन सा सदस्य जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और कब तक काम करेगा, या कह लीजिए जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो जो सदस्य है अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण राज्यपाल करता है। कैसे करता है? अधिसूचना निकाल करके करता है। ये आपको याद रखना है कि अधिसूचना कौन निकालेगा? राज्यपाल निकालेगा। और उस अधिसूचना के हिसाब से जो भी सदस्य को वो उचित समझता है वो सदस्य जो है अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। अब देखिए दूसरा क्लॉज इसका, जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब
असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता। तो ये छुट्टी की बात कह रहा है, यहाँ मृत्यु, पद त्याग, अन्य कोई कारण थे, ये कह रहा है छुट्टी के लिए। तो अब इनमें अलग से लिखने की क्या जरूरत है? अलग से लिखने की जरूरत इसलिए थी कि यहाँ मृत्यु हो गया या पद त्याग दिया है, तो यहाँ तो उसको नोटिफिकेशन निकालना पड़ रहा है, एक अधिसूचना निकालनी पड़ रही है राज्यपाल को, उसके द्वारा वो क्या कर रहा है, सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर रहा है। लेकिन मान लीजिए छुट्टी पर कोई गया है, छुट्टी पर मतलब अस्थायी रूप से पद रिक्त है। आज छुट्टी का मतलब है कि 2 दिन के लिए गया होगा, 4 दिन के लिए गया होगा, 10 दिन के लिए गया होगा, जो भी है। तो अनुपस्थिति के कारण अगर पद रिक्त है तो यहाँ भी राज्यपाल नियुक्त यहाँ भी सॉरी वही बात है अधिसूचना, यहाँ भी राज्यपाल क्या कर सकता है, यहाँ अलग अलग लिखा है बस और कुछ नहीं। तो राज्यपाल वहां क्या कर सकता है, किसी भी सदस्य को अधिसूचना निकाल के उतने समय के लिए, जितने समय के लिए वो छुट्टी पे गया है उतने समय के लिए क्या कर सकता है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। वैसे ये दोनों एक ही उसमें हो सकती थी बात है, लेकिन उन्होंने अलग अलग लिखा है। तो अध्यक्ष के रूप में क्या कर सकता है वो सदस्य, अपना कार्य कर सकता है। सदस्य जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कैसे बनाएगा, अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना को निकाल करके। तो सेम है, बस इतना याद रखना कि राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति करता है, सदस्य को जो है अध्यक्ष बना सकता है एक अधिसूचना द्वारा, जब कोई भी वजह हो सकती जिसकी वजह से पद रिक्त हो गया है। अब देखिए 26 कहता है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। सेक्शन जो है 26, सेक्शन 26 काय से संबंधित है, सेक्शन 26 संबंधित है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। सेवा निबंधन और शर्तें, मतलब जो पद धारण करे हैं उन पद की शर्तें वगैरह क्या होंगी, क्या कंडीशन होगी, किन बातों का वो लोग ध्यान रखेंगे उसके बारे में। इसमें पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। 26 कहता है एक ही क्लॉज है, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा ऐसी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि सेवा शर्तें वगैरह क्या होंगी जो राज्य सरकार तय करे, बस इतना है, राज्य सरकार तय करे, मतलब उन्हीं शर्तों का, उन्हीं का पालन करेंगे, सेवा शर्तों का जो राज्य सरकार ने तय कर रखी हो इन लोगों के लिए, ये उन्हीं शर्तों का, सेवा शर्तों का पालन करेंगे और उनको उतना ही वेतन दिया जाएगा जो राज्य सरकार वगैरह ने इनके लिए तय कर रखा है। लेकिन परंतु लिखा है कि भैया जब एक बार नियुक्ति हो जाती है तो अलाभकारी परिवर्तन इनके जो है वेतन भत्तों में नहीं किया जाएगा। अलाभकारी का मतलब होता है कि मान लीजिए नियुक्ति जो हुई है उससे फिर उनका वेतन कम नहीं किया जाएगा, बढ़ाया भले ही जाएगा, कम नहीं किया जा सकता है। कब, नियुक्ति के बाद। देखिए 2 चीजें होती, नियुक्ति से पहले सरकार घटा सकती कि ये ए नाम का व्यक्ति है, इसको मानव अधिकार में नियुक्त करना है, तो सरकार पहले इसकी नियुक्ति से पहले घटा के इसकी नियुक्ति कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बार इसकी नियुक्ति हो गई तो अब जो पद पर बैठा है और इसी के पद पर बैठे हुए ही सरकार चाहे तो इसका वेतन में कटौती नहीं कर सकती, उसकी बात कह रहा है। नियुक्ति के बाद का मतलब यह है कि एक बार नियुक्ति होगी तो कटौती नहीं कर सकती। हाँ सरकार ये कर सकती कि जब अगली नियुक्ति होगी, पहले कि जो अगली नियुक्ति उन्होंने वेतन में कटौती की, जो अगला अध्यक्ष बनेगा या अध्यक्ष सदस्य बनेगा उसका वेतन बोले पहले अभी बोले इतना मिलता था, इतना मिलता है, बोले अब आगे से इतना मिलेगा, तो वो कर सकती। लेकिन एक बार इनकी नियुक्ति हो गई तो उनके पद पर रहते हुए उनके जो वेतन भत्ते वगैरह हैं उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। तो इनके सेवा निबंधन वगैरह क्या होंगे जो राज्य सरकार तय करेगी, जिस भी राज्य सरकार में होंगे ये, उसकी राज्य सरकार तय करेगी कि भाई किन शर्तों के अधीन रहते हुए ये अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अब देखिए आगे, अब चूंकि ये सदस्य वगैरह हैं इनके सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की वगैरह की नियुक्ति भी चाहिए है, तो उसमें है 27 उसी से संबंधित है, राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी। अभी अध्यक्ष वगैरह इनकी हेल्प करने के लिए विभाग की जरूरत पड़ेगी ना, कुछ अध्यक्षों की कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी नियुक्ति से संबंधित है 27।
ये कहता है इसमें पहला कहता है राज्य आयोग को, ए है इसमें, क्या करना है, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी जो राज्य आयोग का सचिव होगा। तो राज्य आयोग एक सचिव नियुक्त करेगी, किसमें लिखा है राज्य आयोग का सचिव, किसका, राज्य आयोग का सचिव, राज्य आयोग का सचिव। तो एक इसमें राज्य आयोग का सचिव होगा, वो किस रैंक का होगा ये भी लिखना है, ये याद रखना है, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति का, कहाँ का, राज्य सरकार के, चूंकि राज्य आयोग की बात हो रही ना, तो राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति का ही होगा। ठीक है, कुल मिला के जो राज्य आयोग, राज्य सरकार का सचिव होता है वो राज्य आयोग का भी सचिव होगा, बस इतना याद रखें, है ना, जो राज्य सरकार का जो सचिव होता है वो राज्य आयोग का भी क्या होगा, सचिव होगा। ठीक है, इतना याद रखें। तो राज्य आयोग का एक सचिव नियुक्त किया जाएगा जो किस रैंक का होगा, राज्य सरकार के सचिव की रैंक का होगा, सचिव से नीचे की रैंक का नहीं होगा, अनिम्न पंक्ति का नहीं होगा। दूसरा कहता है बी, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृद्ध जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक को उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा तो अन्य अधिकारी वगैरह भी है, इसमें जो लिखा है पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, कौन सा, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, इसके अलावा कौन है, और अन्य अधिकारी भी हैं। तो पुलिस महानिरीक्षक रैंक का एक अधिकारी होगा, इससे नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए, अनिम्न, अनिम्न मतलब इससे नीचे का नहीं होगा, इनकी मदद वगैरह करने के लिए जरूरी है ना। तो पुलिस महानिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी जो आवश्यक समझते हैं सरकार, उन अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो मुख्य तो बस आप में ये है, और दूसरा ये याद रखें कि अन्य अधिकारियों में जो अन्वेषण वगैरह के लिए या अन्य कोई जो मुद्दे होते हैं उनके लिए आवश्यक है, तो पुलिस महानिरीक्षक रैंक का भी अधिकारी वगैरह है, इसमें नियुक्त किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। किस रैंक का होगा, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक से नीचे का नहीं होगा। और इसका जो सचिव है वो राज्य सरकार के सचिव की ही रैंक का होगा, उससे नीचे का नहीं होगा, उपलब्ध कराएगी सरकार, इनको उपलब्ध कराएगी, क्योंकि तभी तो ये काम कर पाएंगे, है ना, तो इनको उपलब्ध कराएगी। दूसरा कहता है नियम, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाए, राज्य आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृद्ध नियुक्त कर सकेगी जो आवश्यक समझे। जो ये कह रहा है कुछ तकनीकी अगर कर्मचारी लिखने की जरूरत नहीं कह रही है, ये कह रहा है कोई तकनीकी है, कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जहाँ टेक्निकल अधिकारियों की जरूरत होती है ना, तो उन अधिकारियों की भी नियुक्ति अगर राज्य सरकार चाहे नियम बना के, या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जहाँ प्रशासन से जुड़ी हुई कोई बातें होती है, तो उनकी भी नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, आजकल टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है, और प्रशासन के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती है। तो इन अधिकारियों की जितनी की भी आवश्यकता होती है, राज्य सरकार क्या कर सकती है, उनकी नियुक्ति कर सकती है। अगला कहता है उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सेवा की शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार भेद करे। अब ये कह रहा है भैया इनके वेतन भत्ते क्या होंगे, जो भी राज्य सरकार तय करे। तो यहाँ पढ़ने लायक है ही नहीं कुछ, इसमें ये लिखा है कि भैया इनके वेतन भत्ते कौन तय करेगा, जैसा राज्य सरकार इनके वेतन भत्ते वगैरह जो है तय करेगी, उस हिसाब से इनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। कौन तय करेगा, राज्य सरकार, जो भी तय करेगी उस हिसाब से इनको वेतन भत्ते आदि दिए जाएंगे। इसके बाद है राज्य आयोग की वार्षिक विशेष रिपोर्ट, वार्षिक और विशेष रिपोर्ट 28 में क्या है, राज्य आयोग है उसकी रिपोर्ट के बारे में है। धारा जो 28 है कैसे संबंधित है, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, ये किसकी रिपोर्ट है, राज्य की वार्षिक और विशेष। जो वहां पढ़ा था केंद्र में सेम वही बातें हैं, रिपोर्ट। अब जी वार्षिक रिपोर्ट तो इसलिए पेश की जाती है कि भाई आयोग क्या कर रहा है, पता तो पड़े सरकार को कि भाई ये आयोग लोग वाले लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं नहीं या नहीं कर रहे हैं। तो अपने काम काज की हर साल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि साल भर रुका नहीं जा सकता, तो उस मामले में विशेष रिपोर्ट देते हैं। तो उसी के बारे में ये पहला क्लॉज कहता है कि राज्य आयोग
राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। तो आयोग किसको रिपोर्ट देगा? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष ये अपनी एक रिपोर्ट देंगे, है ना। कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि साल भर रोका नहीं जा सकता भैया, या उस मैटर को साल भर रोका नहीं जा सकता, राज्य सरकार को सूचित करना आवश्यक है, तो उसके मामले में वो विशेष रिपोर्ट भी क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार को दे सकते हैं। सामान्यतः तो हर साल देंगे रिपोर्ट। अगर कुछ मैटर ऐसा है, उन्हें लगता है कि कार्रवाई किया जाना आवश्यक है और सरकार को जानकारी होना आवश्यक है, तो एक साल रुकना बहुत दिक्कत वाली बात है, तो क्या कर सकते हैं? वो विशेष रिपोर्ट जारी, मतलब विशेष रिपोर्ट सरकार को सौंप सकते हैं। दूसरा कहता है राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाइयों को ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो, जहां राज्य विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बनता है, वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। ये तो आप जानते हैं कि सरकार क्या करती है, जो भी इन्होंने रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें की हैं, है ना, बहुत सारी जो भी सिफारिशें की होंगी, जो भी कारण वगैरह बताए होंगे, ज्ञापन वगैरह दिए होंगे, उन सारी चीजों को ले जाकर के कहाँ रखती है? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है, जहाँ जो राज्य विधानमंडल है या विधानसभा या विधानमंडल जैसी भी स्थिति हो, तो ये क्या करेगी सरकार? विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष उन कार्रवाइयों को, या कह लीजिए उस रिपोर्ट को रखवाएगी। फिर उस पर क्या होता है? उस पर बहस होती है, उसमें बहस होती है, कुछ जरूरत होती चीजें तो घटाई बढ़ाई जा सकती है ना, तो वो इसलिए सरकार क्या करती है? बहस के लिए मेन होता है बहस। तो रिपोर्ट क्यों रखी जाएगी? वो विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी। वहां संसद रखवाती थी, यहाँ वहां केंद्र सरकार रखवाती थी, यहाँ कौन रखवाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने स्तर पर रखवाती, केंद्र सरकार अपने स्तर पर रखवाती। और मेन रीजन दोनों का एक ही होता है, बहस। जब बहस होती है, कुछ चीजें उसमें जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, इसलिए उसको रखवाया जाता है। अब देखिए 29 है इसका, सेक्शन 29। सेक्शन 29 कैसे संबंधित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोग को लागू होना है। ये कह रहा है कि जो उपबंध राष्ट्रीय आयोग को लागू होते हैं, उनमें से कुछ उपबंध राज्य आयोग को भी लागू होंगे। इसीलिए लिख दिया कि अलग से कोई लिखना ना पड़े, इसीलिए लिख दिया उन्होंने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना है। क्या कहता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों को राज्य आयोग को लागू होना। राज्य आयोग कौन कौन से उपबंध हैं वो कह रहा है? ये कह रहा है धारा 9, ये थोड़ा याद रखना कि धारा 9, धारा 10, धारा 12, इसमें याद रख सकते हैं आप। सेक्शन 9 की कह रहा है वो, उसके बाद सेक्शन 10 की कह रहा है। सेक्शन 9, 10, 12, 13, इसके अलावा 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16 और 17। तो खैर ये तो लिखना है आपको, याद भी नहीं करना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कौन कौन से। और 18 18 के उपबंध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। तो ये कह रहा है कि धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के जो उपबंध हैं, जो केंद्रीय आयोग को लागू होते हैं, या कह लीजिए आयोग को लागू होते हैं, वो राज्य आयोग के मामले में भी लागू होंगे निम्न उपांतरण। उपांतरण मतलब संशोधनों के साथ। कुछ चीजें जहाँ केंद्र है वहां राज्य हो जाएगा बस, और क्या संशोधन होता है? वही वाली बात कह रहा है कि आयोग के प्रति निर्देशों का अर्थ है, यहाँ अब जैसे वहां आयोग शब्द आया है, मान लीजिए 9 की बात करें या 10 की बात करें, वहां आयोग, वहां तो आयोग ही शब्द आया होगा, तो आयोग का अर्थ क्या लगाएंगे? राज्य के मामले में राज्य आयोग, बस यही अर्थ है राज्य आयोग।
ये कह रहा है जहां आयोग शब्द आया है वहां अगर राज्य की बात कर रहे होंगे तो वहां अर्थ लगा लेंगे, अपने आप में प्रिजम्पशन कर लेंगे कि भैया राज्य की बात हो रही है तो राज्य आयोग अर्थ है। ठीक है। धारा 10 की उपधारा 3 में महासचिव पद के स्थान पे सचिव, वहां क्या होता है, महासचिव होता है सचिव। वहां महासचिव होता है केंद्र में, यहाँ क्या होगा सचिव, यहाँ सचिव होता है तो यहाँ इसका अर्थ सचिव लगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई केंद्र में जो महासचिव होता है राज्य में क्या अर्थ लगाया जाएगा, राज्य में सचिव होता है, राज्य में महासचिव नहीं होता तो सचिव अर्थ लगाया जाएगा। अब चूंकि देखिए अंतर तो होना चाहिए ना, सचिव सचिव कहेंगे तो कैसे पता पड़े, केंद्रीय सचिव राज्य सचिव ऐसे नहीं कहते ना, तो इसलिए वो महासचिव होता है और ये कौन होता है, ये सचिव होता है ना। तो यहाँ क्या अर्थ लगा लिया जाएगा, वहां महासचिव लिखा है तो यहाँ उसका अर्थ सचिव लगा लिया जाएगा। धारा 12 के खंड चा का लोप किया जाएगा। तो ये 12 का जो अगला जी लिखा है सी जो वाला खंड है, चा वाला एफ है, एफ वाला जो खंड है उसको लोप कर दिया जाएगा, राज्य के मामले में उसको समाप्त, उसको नहीं पढ़ा जाएगा। 17 के खंड आई में केंद्रीय सरकार या किन्हीं शब्दों का लोप किया जाएगा, और जो 17 जहाँ केंद्र सरकार शब्द आया वो इनके मामले में नहीं पढ़ा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, केंद्र तो वो केंद्र के मामले में ही लागू होगा, तो उनको इस राज्य के मामले में इनको नहीं पढ़ा जाएगा। तो इन संशोधनों के सहित ये लागू होगा, तो दो ही इसमें इंपॉर्टेंट है बस। और बाकी जो है 12 का जो एफ है वो राज्य के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि उसको समाप्त किया जाएगा, और 17 का जो आई है वो उसमें जो केंद्र सरकार शब्दों का लोप किया जाएगा। ठीक है, वो बाकी सेम टू सेम वैसे ही ये सेक्शन जो है यहाँ भी लागू होंगे। ये था आपका अध्याय 5। इसके बाद अध्याय जो है आपका 6 है, ये मानव अधिकार न्यायालय से संबंधित है। अध्याय 6 दो ही सेक्शन है इसमें, ये इसको कल देखेंगे अपन लोग, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है।